फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज मैं आपको लोकसभा के बारे में अध्ययन कराऊंगी। अनुच्छेद 79 के तहत क्या है, संविधान में संसद के बारे में उपबंध किया गया है और उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम क्या है यहाँ पर लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 81 के बारे में क्या है, लोकसभा में उपबंध जो है वो किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा की संरचना। तो प्रारंभ में क्या है, लोकसभा की संरचना कितनी निर्धारित की गई थी, 500। लेकिन बाद में जो देश है उसकी जनसंख्या को देखते हुए इसकी संख्या 550 निर्धारित की गई। इसकी जो सीटों की संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई, 550, जिसमें से 530 क्या है सभी राज्यों से और 20 क्या है संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है ना। अभी क्या है, वर्तमान में कुछ समय पहले क्या है, इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 545। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 5 सीटें जो है वो खाली रखी जाती है, क्योंकि ये सीटें किसकी हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की, पीओके की। क्या है कि 1948 में पाकिस्तान ने क्या है, भारत की जो कश्मीर है उसके कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया था, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय ये संख्या इसकी क्या है, 5 सीटें क्या है पाक अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित की गई है। यानी भविष्य में जब कभी भी जो पीओके का जो क्षेत्र है अगर हम अपने देश में शामिल कर लेंगे तो फिर इन 5 सीटों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। यानी ये सीटें क्या है, पीओके की याद दिलाती हैं, है ना। तो ये 500 सीट इसकी हैं और बाकी की 545 सीटें हैं, इस पर क्या है निर्वाचन होता है। ठीक है ना। तो 545 में से 543 सदस्य क्या है राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं और प्लस 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो समुदाय के व्यक्ति हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 व्यक्तियों को क्या है मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अब इस मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब क्या है, राष्ट्रपति 2 जो व्यक्ति हैं उनको मनोनीत नहीं करेगा, एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को। अब इसकी तो अभी वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543 है लोकसभा की। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसकी संरचना को समझ लिया। अब नेक्स्ट है योग्यता। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो नंबर 1 पहला है भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, न्यूनतम आयु कितनी वर्ष पूरी कर ली हो, 25 वर्ष। ठीक है ना। जैसे राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। थर्ड क्या है, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना। और शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम ना हो। अब जो लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उन पर निर्वाचन क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, वयस्क के मताधिकार के आधार पर। तो भारत के जो सभी नागरिक हैं वो क्या है लोकसभा के जो सीटें हैं उसके निर्वाचन में क्या है भाग लेते हैं। और क्या होता है, वयस्क के मताधिकार के आधार पर। एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो इन जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय हुआ था, तो इसमें क्या है कि जो मतदाता है उसकी आयु क्या है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। यानी वर्तमान में 18 वर्ष व्यक्ति पूर्ण करने पर क्या मतदाता बन जाता है, मतलब वो निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 क्या काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और जो 543 सीटें होती हैं लोकसभा में उसमें अनुच्छेद 330 के तहत SC ST के लिए इसमें सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है ना। SC के लिए 84 और ST के लिए 47। प्रारंभ में क्या है, ये 10 वर्ष के लिए ही
किया गया था ये आरक्षण। लेकिन क्या है, हर बार इसको 10-10 वर्ष करके आगे बढ़ाया गया है। तो अभी 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसको 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है ना। अगला है कि लोकसभा में जो सीटें हैं, सभी राज्यों से जो सीटें निर्धारित की गई हैं, वो क्या है 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई थी। ठीक है ना। फिर बाद में 2001 में 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो लोकसभा में सीटों की जो संख्या है, परिसीमन है, उसको 2026 के लिए तक के लिए कर दिया गया। मतलब अब 2026 में देश की जनसंख्या के आधार पर इसका क्या है, फिर से परिसीमन होना है। तो अब इसके परिसीमन के लिए के संबंध में अब नियम अभी आपने पढ़े होंगे, अखबार में भी आए कि किन किन आधारों पर इनका परिसीमन किया जाए। ठीक है ना। जनसंख्या के आधार के साथ और किन आधारों का ध्यान रखा जाए। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं कार्यकाल। तो लोकसभा का जो कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का है। ठीक है ना। सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए आते हैं। ठीक है ना। और 5 वर्ष के बाद क्या है, फिर से इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और फिर से इसका निर्वाचन होता है। लेकिन अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या है, जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है, वो क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत मिलता है, तब तक लोकसभा का कार्यकाल रहता है। ठीक है ना। लोकसभा में से सरकार का बहुमत गिर जाने पर या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या लोकसभा का विघटन कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि निर्धारित 5 वर्ष ही पूर्ण करे, पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है और फिर क्या है, फिर से चुनाव होते हैं। इसलिए लोकसभा को क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन बोला जाता है। ठीक है ना। और ठीक है, और इसके साथ क्या, लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है। जैसे राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, निम्न सदन है लोकसभा। ठीक है ना। लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसमें क्या है, जो सभी लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं यानी सांसद हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो उस समय क्या है, लोकसभा का कोई अध्यक्ष नहीं होता। तो पहली बैठक में क्या है कि जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं, जिसको अस्थायी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, लोकसभा की जो प्रथम बैठक है, उसमें लोकसभा के जो सभी निर्वाचित सदस्य आए हैं, उनको क्या है, शपथ दिलाना होता है। ठीक है ना। और शपथ दिलाने के बाद फिर इसके जो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं, वो मिलकर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या है, चुनाव कर लेते हैं। और जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तो ये प्रोटेम स्पीकर का पद क्या है, समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो लोकसभा, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो क्या है, सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं और उनको प्रोटेम स्पीकर वो शपथ दिलाते हैं। या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, वो क्या है, जब भी लोकसभा में क्या है, वोट डालते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष वैसे वोट नहीं डालता। ठीक है ना। लेकिन जब निर्णायक मत देने की जरूरत पड़े, यानी पक्ष और विपक्ष के बराबर मत पड़ रहे हो, तो उस स्थिति में निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। अगला है गणपूर्ति। तो लोकसभा की बैठक के लिए उसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे 543 का 1/10 भाग क्या उपस्थित होना आवश्यक है। यदि इससे कम सदस्य संख्या है बैठक में, तो फिर बैठक
नहीं बैठेगी, ठीक है ना। कम से कम 1/10 सदस्य होना आवश्यक है, तभी इसकी बैठक की कार्रवाई होती है, तो उसको बहुमत बोला जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, जो भी अविश्वास प्रस्ताव होता है वो क्या है, ये लोकसभा में ही लाया जाता है, ठीक है ना। और कम से कम लोकसभा के जो 50 सदस्य हैं उनके समर्थन की आवश्यकता होती है, तब ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या है, जो सभी जो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद है उसको क्या इस्तीफा देना पड़ता है और लोकसभा का क्या विघटन हो जाता है। जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद कभी भी क्या है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना। तो जो मंत्रिपरिषद है क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगला एक और है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। जैसे कोई विधेयक है, ठीक है ना, वो लोकसभा में गया और लोकसभा से पारित होकर वो राज्यसभा में जाता है, ठीक है ना। और अगर जैसे कोई विधेयक है एक सदन से पारित होकर दूसरी सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसको क्या है, अस्वीकार कर दे, या 6 महीने तक दूसरा सदन जो है उस पर कोई भी निर्णय ना ले, ठीक है ना। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि उस विधेयक में जो संशोधन करना है उसके संबंध में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, आपसी मतभेद है, मतलब आपस में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसमें क्या लोकसभा और राज्यसभा साथ में मिलकर बैठक करती है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की कार्रवाई क्या है, लोकसभा के समान ही होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब जैसे कोई विधेयक के संबंध में, कोई भी विधेयक है, अगर लोकसभा ने क्या है कोई विधेयक पारित कर दिया है, ठीक है, अब वो राज्यसभा में गया है, इतने में यदि लोकसभा अगर भंग हो जाए तो जो विधेयक है ना वो क्या है, स्वतः खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो विधेयक है ना वो सरकार द्वारा बनाई जाती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। तो जब वो ही अपने पद से हट जाएंगे तो नए प्रधानमंत्री बनेगा, जो मंत्रिपरिषद नहीं बनेगी तो वो फिर से अपना एक नया विधेयक बनाएगी, ठीक है ना, तो वो समाप्त हो जाता है। और यदि कोई विधेयक है राज्यसभा में सबसे पहले गया और राज्यसभा से वो पारित हो गया, अब लोकसभा का इतने में विघटन हो जाए तो फिर वो विधेयक समाप्त नहीं होगा, फिर वो लोकसभा में आएगा, ठीक है। जो नई सरकार बनेगी, नया प्रधानमंत्री जो बनेंगे, जो मंत्रिपरिषद बनेगी, उस विधेयक पर फिर विचार विमर्श करेगी, फिर उनको पास करना या ना पास करना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर वो विधेयक समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या है लोकसभा के बारे में अध्ययन करते हैं।